I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title. Not even from the point of view of his morality. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। बाबा साहेब की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहेब को संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहां समाज में दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे स्कूल में डांट पट्टी खुद साथ में ले जाते थे और उन्हें उच्च जाति के बच्चों के साथ बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर इस छुआछूत का व्यापक असर पड़ा और जो बाद में उनके मन से एक विस्फोटक के रूप में उभर के सामने आया। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, जहां पर कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और इसी विश्वविद्यालय से 1916 में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया प्रांतों में वित्तीय स्थिति का विश्लेषण नामक विषय पर पीएचडी भी प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने देशी विदेशी सामाजिक व्यवस्थाओं को बहुत ही नजदीक से देखा और अनुभव किया। उन्हें लगा कि भारत में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाएं छुआछूत, जाति आधारित मौलिक सिद्धांतों पर आधारित थीं। वहीं विदेशों में उन्हें कहीं भी इस तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने देश विदेश की सामाजिक व्यवस्थाओं का अपने ढंग से न केवल मूल्यांकन किया, बल्कि उन विसंगतियों को भी समझा जो भारतीय समाज में छुआछूत के आधार पर मानव से मानव के साथ अप्रिय व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें विधि मंत्री बनाया गया और 21 अगस्त 1947 को भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की रचना हुई, जिसमें मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी गई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 1926 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग आयोग के सामने पेश होकर विनिमय दर व्यवस्था पर जो तर्कपूर्ण प्रस्तुति दी, उसे आज भी एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को गांधीवादी आर्थिक नीतियां पसंद नहीं थी और इसका कारण था कि गांधी जी बड़े शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के पक्षधर नहीं थे। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर शहरीकरण और बड़े बड़े उद्योगों के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से ही भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और गहरी सामाजिक असमानता में कमी आ सकती है। डॉक्टर अंबेडकर प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रबल समर्थक थे और उनका विश्वास था कि भारत में इसी शासन व्यवस्था में रहकर भारत की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में हैं जैसलमेर खादी ग्रामोद्योग परिषद के मंत्री राजू राम जी। राजू राम जी, हम आज आपसे बात करने के लिए आए हैं अंबेडकर जी के बारे में। बाबा साहेब अंबेडकर, जो कि हम हिंदुस्तान में बात करें तो संविधान निर्माता के रूप में ज़्यादा जानते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संविधान निर्माण में तो योगदान रहा ही, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य थे अंबेडकर जी के, तो उनको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम संविधान से लेकर के संविधान में क्या योगदान रहा और संविधान के अलावा उन्होंने कौन से कार्य किए हमारे देश के लिए, थोड़ा हमें वो जानकारी दीजिए। देखिए, अंबेडकर साहब ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। जहाँ तक संविधान का सवाल है, उस वक्त संविधान का निर्माण करना बहुत जटिल कार्य था, क्योंकि देश में कहीं संविधान था नहीं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको कोऑर्डिनेट करके, सबके संविधान मंगा करके, संविधानों को देख करके जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी समाज सुधार के लिए जो चीज़ें थी या देश हित में जो चीज़ें थी, उन सबको सम्मिलित करके एक संविधान बनाया। इसलिए वो तो अंबेडकर साहब की बड़ी देन है, भारत के लिए दुनिया के सामने बड़ी देन है। उन्होंने एक सुव्यवस्थित और सबसे सुंदर संविधान भारत के लिए पेश किया। राजू राम जी, अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ाद किया था
तो उनको शंका ये थी कि भारत में कोई ऐसा विद्वान नहीं है कि जो भारत को चला सकेगा। तो उन्होंने शंका व्यक्त कर रहे थे कि संविधान निर्माण कैसे होगा, कौन चलाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने, खासकर हम बात करें अम्बेडकर जी ने, और तय समय में संविधान उन्होंने बना करके और पेश किया, और समय पर वो हमारी संसद में मंजूरी मिल गई, और 26 जनवरी 1949 को भारत एक गणतंत्र के रूप में सामने आया, और इसमें अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम बात करें उस समय जो हमारी व्यवस्थाएं थी भारत की, खासकर हम करें कि यहाँ छुआछूत बहुत था, गरीबी, बेरोजगारी भरमार थी। तो गांधी जी तो लगे हुए थे कि हम किसी तरह से भारत से छुआछूत मिटाएं, और यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है देश में आज़ादी के बाद, खासकर रोजी रोटी की, उसको। लेकिन अम्बेडकर जी बहुत बड़े स्तर पर एक कार्य कर रहे थे, वो था कि यहाँ के दलित समाज को बराबरी का दर्जा दिलाना, उनको बराबरी में लाना। तो उस दलित समाज के लिए क्या कुछ देखे गए, वो थोड़ा बताइए। देखिए, अम्बेडकर साहब की बड़ी देन है कि संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे सामंत हो, जो भी हो, सबको बराबरी का हक प्रदान किया गया। जहाँ तक सवाल है दलितों का, तो अम्बेडकर साहब खुद दलित वर्ग से आते थे, इसलिए उनको और उनके समाज पर उनका बड़ी पकड़ थी, समझ थी कि वो चाहते थे कि इस तरह से ये समाज ऊपर नहीं उठ सकता है। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि उनको आरक्षण दिलाया, और आरक्षण की वजह से वो लोग बराबरी माने के अनुकूल वातावरण बना। उन्होंने खुद देखा था, समझा था कि यदि आरक्षण नहीं देंगे तो दलित वर्ग है वो संपन्न वर्ग जो है, या जो सामंत शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो संपन्न वर्ग है उनका मुकाबला नहीं कर सकता, वो बराबरी पे कभी नहीं आ सकता है। इसलिए उन्होंने हमेशा और विधान में, संविधान में ये दर्जा दिलवाया कि उनको भी हक है और उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो बराबरी पे आ सके। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो आरक्षण मिला उसके कारण आज जो स्थिति है दलित समाज की, वो स्थिति नहीं है। आज़ादी के समय बहुत खराब हालत में था। आज काफ़ी लोग बहुत बड़े ऑफिसर बने, मंत्री बन रहे हैं, और राष्ट्रपति तक आज हमारे पास जो दलित समाज से आते हैं। तो ये अम्बेडकर जी का जो दूरदृष्टि थी उसका ही कमाल था कि आज हम हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अच्छी छवि उभर के आई है। अब मैं बात करूं कि अम्बेडकर जी का दखल ना सिर्फ दलित समाज के लिए, संविधान के लिए था, उस समय की आर्थिक नीतियां भी अम्बेडकर जी ने जो तय की थी, और उनका ही परिणाम है कि आज देश जो है आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। तो कानून व्यवस्था के बारे में भी अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ लिखा, जो हमारी जो कानून व्यवस्था उसके बारे में भी अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है। मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि जो अम्बेडकर जी और खासकर हम गांधी जी ने मिलकर के जो सामाजिक सरोकार की बातें की थी कि समाज को किस तरह से बेरोजगारी की समस्या, रोजी रोटी उनको मिल सके, क्या क्या कार्य किए थे, जिसमें एक खादी का काम भी था और कुटीर उद्योग थे, तो वो आज कहाँ छूट गए, उन पर कितना ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अम्बेडकर और गांधी जी सबका लक्ष्य एक ही था कि जो लोग दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो लोग भी मुख्य धारा में आए। आज़ादी से पहले ये लोग दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते थे। एक तरह से वो लोग अछूत माने जाते थे, हर तरह से अछूत माने जाते थे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज के लेवल का क्षेत्र हो। लेकिन अम्बेडकर जी ने और गांधी ने ये सोचा कि यदि हम इनको बराबरी पे लाना चाहते हैं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो उनको वैसे काम करने पड़ेंगे जो उनको बराबरी पे ला दे। जैसे अम्बेडकर जी ने अपने क्षेत्र में काम किया कि वो बहुत बड़े कानूनविद भी थे भारत के, तो उन्होंने कानूनी दृष्टि से कैसे इनको संबल प्रदान कर सकते हैं दलित वर्ग को, वो कोशिश की और उसको किया। उस जिस तरह से गांधी जी ने देखा कि दलित वर्ग बहुत सारे ग्रामोद्योग में लगे हुए हैं, उनका परंपरागत पैसा ग्रामोद्योग है, 50% जनसंख्या वैसे भी गांव में रहती थी, तो उन्होंने दूसरी तरीके से समाज सुधार के कार्यक्रम लागू किए ताकि दलित वर्ग को ऊपर उठाया जा सके। जैसे खादी के जरिए रोजगार के माध्यम था, जैसे बुनियादी शिक्षा से इन लोगों को शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठाना, या हम कई तरह के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम थे जिससे उन्होंने दलित वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश की, जहाँ गांधी ने की। उसी तरह अम्बेडकर जी ने कानून की दृष्टि से संविधान प्रदत्त उसका लाभ कैसे दलित वर्ग को मिले, उसकी सारी व्यवस्था की, जिससे आज आज़ादी के 70 वर्ष बाद आज दलित वर्ग मुख्य धारा के लगभग बराबर में आ गया है।
और आज उच्च पदों में भारत में वो विराजमान है। जैसे हमारे राष्ट्रपति भी एक दलित वर्ग से आते हैं। इसलिए अम्बेडकर ने और गांधी ने ये सोचा कि सिर्फ उच्च वर्ग में ही कोई प्रतिभाएं हैं ऐसी बात नहीं है, दलित वर्ग में प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको कैसे खोजा जाए, कैसे उसको समाज के सामने लाया जाए और कैसे उनको प्रमोट करके मुख्य धारा में लाया जाए, वो काम गांधी ने भी किया और अम्बेडकर जी ने भी किया। कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि गांधी अम्बेडकर के विरोधी थे या कोई उनके मामले में, वो भ्रम नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है गांधी और अम्बेडकर को, उन लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने अम्बेडकर और गांधी जी दोनों चाहते थे कि किस तरह से दलित वर्ग आगे आए और मुख्य धारा में आए। और आखिरी सवाल एक आपसे, भारत में जो आज समस्याएं खड़ी हुई हैं, खासकर हम बात करें बेरोजगारी की, तो उसके क्या कारण मानते हैं कि क्या गांधी और अम्बेडकर की नीतियों को हम भूलते जा रहे हैं या कोई और कारण मानते हैं? देखिए, हम गांधी की और अम्बेडकर की जो नीतियां थी उनको भूलते जा रहे हैं। एक ज़माना था आज़ादी के बाद सरकारें उस ओर सहयोग करती थी, खादी ग्रामोद्योग को खादी को बढ़ावा देना है ताकि दूर गांव ढाणी में जो लोग बैठा उनको रोजगार दिया जा सके। ग्रामोद्योग जैसे हैं, कुटीर उद्योग है जिसमें चर्म उद्योग भी है, जैसे तेल घानी थी, और जिस तरह से अनेक कुम्हारी उद्योग था, सोथारी उद्योग था। लेकिन धीरे धीरे मशीनों का युग आने से और ख़ास करके मशीनी युग के कारण सब बेरोजगारी बढ़ गई और हम उन नीतियों को भूल गए। गांधी ने स्पष्ट कहा था कि हमको मशीनरी का विरोध नहीं है, लेकिन जो मशीनरी सहारक हो या विकास में बाधक हो उनके हम विरोधी हैं। उन्होंने कहा था हम सुई के पक्ष, सिलाई मशीन के पक्षधर हैं जिससे सहायक है मनुष्य के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे औद्योगिकीकरण इतने बढ़ गए हैं कि हम मूल उद्देश्य जो हमारा था, जो मूल हमारे भारत की संरचना में जिससे हम आगे ला सकते थे भारत को, उसमें पिछड़ गए हैं। और हमने कुटीर उद्योग, खादी ग्राम उद्योग की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे हजारों लाखों जो दलित वर्ग जो बुनकर पेशे में थे, जो चर्मकारी में थे, उन लोग वो धंधा उनसे छूट गया और जिससे वो बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, एक सवाल और मन में उठता है कि अम्बेडकर जी ने जो आखिरी में अपना जो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसके क्या कारण मानते हैं? क्या वो जिंदगी भर जो संघर्ष किया उसका प्रतिफल नहीं मिला था, या वो ये सोचते थे कि शायद हिंदुओं में जो दलितों को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिला पाए? इसके क्या कारण मानते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि वो इतने निराश हो गए थे कि हिंदू धर्म सुधार होना असंभव है। उस वक्त परिस्थितियाँ भी ऐसी रही होगी कि दलित वर्ग इतना अछूत समाज में माना गया कि वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा था। अम्बेडकर जी ने, गांधी ने, अन्य नेताओं ने, उस वक्त के नेताओं ने कोशिश की, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक माना गया। और ऐसे इस हिसाब से मेरे ख्याल से वो लोग अम्बेडकर साहब बड़े दुविधा में थे या फिर वो निराश हो गए कि इस धर्म में ये संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म में अछूत और छूत का कोई भेद नहीं था, इसलिए शायद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के बारे में बात की। अच्छा, यहाँ एक सवाल और उठता है कि जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो कई विद्वानों का मानना है कि शायद वो निराश हो गए थे, और कई लोग ये भी मानते हैं कि जो यहाँ के नेता थे उस समय, उनसे सहयोग न मिलने के कारण वो अपना हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, और वो निराश नहीं हुए थे, बहुत वो बहादुर थे, लड़ना जानते थे, अकेले लड़ते भी रहे थे। तो क्या आप उचित मानते हैं कि वो निराश नहीं हुए थे, यहाँ के नेताओं से ज़्यादा निराश थे? हो सकता है आज़ादी के बाद जो नेताओं से जो अपेक्षा थी उस पर वो खरे नहीं उतरे अम्बेडकर के हिसाब से, और उन लोगों ने उतना सहयोग नहीं किया होगा, या उनकी नीतियों में अम्बेडकर जी को लगा होगा कि इनकी नीयत में थोड़ा सा फर्क है। ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई इतने बड़े विद्वान आदमी को निराशा से बौद्ध धर्म अपनाया हो, ऐसी बात नहीं है। जरूर उनके कहीं न कहीं उनके मन में एक कसक रही होगी कि जिन नेताओं से इतनी अपेक्षा थी उतना उनको सहयोग नहीं मिला। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अम्बेडकर जी के बारे में, और हम और हमारे हिंदुस्तानी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित के लिए कार्य किया हो, कानून तो सबके लिए बनाए, संविधान सबके लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने हमारे देश के लिए जो कार्य किए हैं उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। राजू राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बड़ी ही शिद्दत से बाबा साहेब को याद किया, और ऐसे ही हम याद करते रहेंगे। धन्यवाद आपका।
स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता थे। सामाजिक भेदभाव व अपमान की जो यातनाएं उनको सहनी पड़ी, उसके कारण वे उनके विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संकल्पित हुए। उन्होंने उच्च वर्गीय मानसिकता को चुनौती देते हुए निम्न वर्ग के होते हुए भी ऐसे महान कार्य किए कि आज पूरा समाज उन्हें परम श्रद्धा के साथ याद करता है।